पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे अमेरिका लौट रहा एक पैसेंजर प्लेन अचानक एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। धमाका इतना खतरनाक था कि विमान का पिछला हिस्सा हवा में ही अलग हो गया और कंट्रोल खोते ही पूरा विमान एक सुनसान और रहस्यमयी टापू पर जा गिरा। जो लोग किसी तरह इस हादसे से जिंदा बच निकले वे उसी टापू पर फंस गए। शुरुआत में उन्हें लगा कि रेस्क्यू टीम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगी, लेकिन धीरे धीरे इस रहस्यमयी टापू के ऐसे खौफनाक राज सामने आने लगे जिन्होंने सभी को अंदर तक डरा दिया। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि इस टापू पर वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हजारों फीट ऊंचा एक रहस्यमयी और खतरनाक जीव पहले से मौजूद है जो एक एक करके लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जैसे ही ये भयानक सच सबके सामने आया, चारों तरफ भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन इसी दौरान एना और चार्ली उस रहस्यमयी जीव के चंगुल में फंस गए और यहीं से इस कहानी के पार्ट 2 की शुरुआत हुई। जैसे ही चार्ली और एना के गायब होने की खबर मिली, जैक और उसकी टीम उन्हें ढूंढने जंगल में निकल पड़ी। काफी तलाश के बाद उन्हें चार्ली एक पेड़ से लटका हुआ मिला। उसे नीचे उतारते ही पता चला कि वह अभी भी जिंदा था, लेकिन एना अब भी रहस्यमयी तरीके से गायब थी। इसलिए गंजा आदमी सैम के साथ घंटों तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन मौसम बिगड़ता देख सैम ने वापस लौटने को कहा, पर गंजा आदमी अभी भी एना को ढूंढने पर अड़ा हुआ था। उसने सैम को कैंप लौटने के लिए कहा और खुद अकेले आगे बढ़ने लगा। जाते जाते उसने अपना इकलौता टॉर्च उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन सैम उसे पकड़ नहीं पाया और टॉर्च सीधे नीचे झाड़ियों में जा गिरा। तभी वहां से अचानक लोहे से टकराने जैसी तेज आवाज सुनाई दी। गंजे को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत मिट्टी हटाकर देखना शुरू किया। तभी उसे नीचे एक लोहे की प्लेट दिखाई दी। उसने चाकू से आसपास की जमीन ठोक कर देखी और पता चला कि नीचे का हिस्सा पूरी तरह खोखला था। ये देखकर सैम के होश उड़ गए। तब गंजे ने कहा कि ये वही चीज है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। इसके बाद दोनों तेजी से मिट्टी हटाने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अगली सुबह मिट्टी हटते ही उन्हें वहां एक रहस्यमयी बंकर दिखाई दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वीरान टापू के नीचे इतना बड़ा और रहस्यमयी बंकर आखिर किसने बनाया होगा। सच्चाई जानने के लिए सैम चुपके से एक कुल्हाड़ी चुरा कर ले आया। इसके बाद दोनों ने मिलकर हैच को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दरवाजा इतना मजबूत था कि उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर गंजे ने मजाक में कहा कि लगता है ये बंकर आयरन मैन के सूट से बना है। आखिर में दोनों ने फिलहाल कैंप लौटने का फैसला किया। रास्ते में सैम यही सोचता रहा कि बंकर के बारे में बाकी लोगों को भी बता देना चाहिए, ताकि खाली हाथ लौटने पर किसी को शक न हो। लेकिन गंजे ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि बंकर के बारे में किसी को जरा भी भनक लगे। मजबूर होकर सैम उसकी बात मान गया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह अपनी बहन से यह बात नहीं छिपाएगा। आखिरकार गंजा भी उसकी बात मान गया, लेकिन जैसे ही सैम ने उस पर भरोसा करके 2 कदम आगे बढ़ाए, तभी गंजे ने पीछे से वार कर उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को रस्सियों से बुरी तरह बंधा हुआ पाया। वहीं गंजा आराम से बैठा कोई अजीब सी दवाई तैयार कर रहा था। यह देखकर सैम बुरी तरह घबरा गया। वह हड़बड़ाते हुए गंजे से वादा करने लगा कि वह बंकर का राज किसी को नहीं बताएगा, लेकिन गंजे ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उल्टा उसने सैम का सिर पकड़ा और उसके घाव पर वह रहस्यमयी दवाई लगा दी। इसके बाद गंजा अपना सामान समेट कर वहाँ से जाने लगा। जाते जाते उसने सैम की तरफ एक चाकू फेंका और बिना पीछे देखे कैंप की ओर निकल पड़ा। सैम लगातार उसे आवाज देता रहा, लेकिन गंजे ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उधर सैम किसी तरह पास पड़े चाकू तक पहुँचने की कोशिश करने लगा, लेकिन गंजे ने उसे इतनी चालाकी से बांधा था कि बच निकलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अगर वह हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो पीछे बंधी रस्सियां और ज्यादा कस जाती और कंधे उखड़ जाने का खतरा भी बढ़ जाता। इसलिए हार कर उसने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत सिर उठाकर आसपास देखा, लेकिन अगले ही पल आवाज गायब हो गई। सैम को लगा कि शायद यह उसका वहम होगा, मगर थोड़ी देर बाद उसे उसकी बहन की चीख सुनाई दी। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता, अचानक एक खौफनाक आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसे यकीन हो गया कि उस रहस्यमयी जीव ने उसकी बहन को भी पकड़ लिया है। अपनी बहन को खतरे में जानकर वह तुरंत हरकत में आ गया। दर्द से कराहते हुए भी उसने कंधा उखड़ने की तकलीफ झेली और किसी तरह चाकू तक अपना हाथ पहुंचा लिया। फिर वो बिना एक पल गवाए रस्सियां काटकर आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद उसे एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी बहन दिखाई दी। वह तुरंत उसकी तरफ भागा और रस्सियां काटने लगा। तभी उस रहस्यमयी जीव की नजर उन पर पड़ गई। अब दोनों के बीच की दूरी तेजी से कम होने लगी। किस्मत से सैम के हाथ काफी तेज चल रहे थे। उसने कुछ ही सेकंड में रस्सियां खोल दी। इसके बाद वह अपनी बहन को लेकर सीधे जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन वे दोनों उस खूंखार राक्षस से तेज नहीं थे। इसलिए नजर से बचने के लिए सैम और उसकी बहन तुरंत पास की झाड़ियों में छिप गए। जब काफी देर तक आसपास कोई हलचल नहीं हुई, तब सैम ने हिम्मत जुटाकर बाहर की ओर देखा, लेकिन अब वो राक्षस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सैम की बहन ने उससे पूछा कि गंजे आदमी ने उसे क्यों बांध रखा था, लेकिन सैम ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वह पहले सुरक्षित कैंप तक पहुंचना चाहता था, मगर लौटते वक्त केली के लगातार सवालों से सैम का ध्यान भटकने लगा।
परेशान होकर उसने आखिर बंकर का राज उसे बता दिया, लेकिन उनकी आवाज सुनते ही अचानक राक्षस उनके सामने आ गया। ये देखते ही दोनों जान बचाकर भागने लगे। डर के मारे वे भागते भागते खुले मैदान में पहुंच गए, जहां दूर दूर तक छिपने की कोई जगह नहीं थी। बेबस होकर दोनों इधर उधर भागने लगे। तभी राक्षस ने मौका देखकर केली को हवा में उठा लिया और उसे बेरहमी से नोचना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वहां से दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। उसे लगा कि उसकी बहन किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और राक्षस उसे ले जा चुका था। लेकिन सैम ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपनी बहन को ढूंढता हुआ नदी के किनारे जा पहुंचा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के निशानों पर गई। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। सैम ने तुरंत ऊपर की तरफ नजर दौड़ाई और अगले ही पल उसने अपनी बहन को नदी किनारे एक बड़ी चट्टान पर पड़ा देखा। ये देखकर उसका दिल बैठ गया। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी बहन के शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह नोचा जा चुका था। हर तरफ मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे और खून पानी की तरह बह रहा था। ये देखकर सैम ने कांपते हाथों से अपनी बहन की लाश को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसने कसम खाई कि वह गंजे से अपनी बहन की मौत का बदला जरूर लेगा। रात होते ही सैम वापस कैंप पहुंच गया, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह और भड़क उठा, क्योंकि गंजा बेफिक्र होकर आग के पास बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर गुस्से में सैम ने तुरंत चाकू निकाला और गंजे पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही देर में सैम ने उसे जमीन पर पटक कर दबोच लिया और गुस्से में वह चिल्लाते हुए बोला कि केली की मौत का जिम्मेदार वही है। अगर उसने उसे वहां बांध कर न रखा होता तो केली कभी वहां नहीं आती और उस राक्षस का शिकार भी नहीं बनती। ये सुनकर गंजा खुद हैरान रह गया। उसने शांत होकर कहा, अगर केली सच में उस राक्षस का शिकार बन चुकी है तो तुम्हारे शरीर पर खून का एक भी निशान क्यों नहीं है? ये सवाल सुनते ही सैम एक पल के लिए चुप हो गया। उसे याद आया कि उसने अपनी बहन की लाश को गले लगाया था, फिर उसके कपड़ों पर खून का एक भी निशान कैसे नहीं था? वह अभी इसी सोच में उलझा हुआ था कि तभी गंजे ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वह सैम से कुछ पूछने ही वाला था कि तभी पीछे से उन्हें केली की आवाज सुनाई दी। उसकी बहन सही सलामत पानी भर रही थी। ये देखकर सैम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ पल के लिए तो सैम को लगा कि शायद वह पागल हो गया है, लेकिन अगले ही पल उसे शक हुआ कि गंजे ने उसके सिर पर जो दवा लगाई थी शायद उसी में कोई गड़बड़ थी। हालांकि गंजे ने तुरंत इस बात से इनकार कर दिया। उसने बताया कि वो सिर्फ जख्म भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीसेप्टिक दवाई थी। ये सुनकर सैम और ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसे लगने लगा कि शायद वो रहस्यमयी राक्षस उसके दिमाग के साथ खेल रहा है। इसी बीच जैक और उसकी टीम को 2 हफ्तों से गायब एना अचानक जंगल में बेहोश हालत में मिल गई। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर किसी तरह की चोट का कोई निशान नहीं था। उसे बस इतना याद था कि उसे और चार्ली को राक्षस ने नहीं बल्कि जिम ने किडनैप किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसकी उसे बिल्कुल भी याद नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि चार्ली की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। उसे भी अपने गायब रहने के दिनों की कोई याद नहीं थी। ये जानकर सभी लोग हैरान रह गए। आखिर जिम उन्हें अपने साथ क्यों ले गया था और ऐसा क्या हुआ कि दोनों की याददाश्त का एक हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया? लगातार उठ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जिम को ढूंढना ही होगा। यही सोचकर अगले दिन चार्ली और कोरियन आदमी चुपचाप जंगल में जिम की तलाश में निकल पड़े। लेकिन जंगल में कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अचानक चारों ओर एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। तभी अचानक कोरियन आदमी दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, जबकि चार्ली हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक जिम खुद उनके सामने आ गया। उसे देखकर साफ था कि हमला उसी ने किया था, इसलिए चार्ली बिना देर किए एक लकड़ी उठाकर हमला करने दौड़ पड़ा। लेकिन जिम ने बड़ी आसानी से उसका गला पकड़ लिया और सिर्फ एक हाथ से उसे हवा में उठा दिया। उसकी ताकत किसी आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। उसने चार्ली को चेतावनी देते हुए कहा कि कल शाम तक प्रेग्नेंट लड़की को उसके पास भेज देना, नहीं तो वह सभी लोगों को खत्म कर देगा। इतना कहकर जिम वहाँ से चला गया। जब बाकी लोगों को इस बात का पता चला तो हर किसी का खून खौल उठा। सभी लोग जिम से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जिम छिपकर हमला कर रहा था। ऐसे में बिना सोचे समझे उससे भिड़ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना था। इसलिए उन्होंने गुस्से में कोई जल्दबाजी करने की बजाय पहले उसे पकड़ने का प्लान बनाया। उन्होंने कैंप के आसपास कई खतरनाक जाल बिछा दिए। इसके बाद उन्होंने चारों तरफ आग जला दी। साथ ही हर 10 मीटर की दूरी पर एक इंसान को निगरानी के लिए खड़ा कर दिया, जिससे उनका कैंप पूरी तरह सुरक्षित हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी मुसीबत टल नहीं सकी। अगली सुबह एक आदमी समुद्र किनारे मरा हुआ मिला। किसी ने उसका गला हाथों से मरोड़कर तोड़ दिया था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये खबर फैलते ही पूरे कैंप में डर का माहौल छा गया। हर किसी को लगने लगा कि ये ऐना की वजह से हो रहा है, इसलिए उन्होंने ऐना से दूरी बनानी शुरू कर दी, जबकि ऐना को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए उसने जाकर कैली से बात की। तब उसे पूरी सच्चाई का पता चला। इसी बीच जैक से अब और सहन नहीं हुआ। उसने झाड़ियों के बीच छिपाया हुआ एक ब्रीफकेस बाहर निकाला। जब उसने देखा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तब उसने ब्रीफकेस के अंदर से 4 पिस्तौलें निकाल ली। अब उनके पास हथियार तो थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि
कि अब जिम को ढूंढा कैसे जाए। तब कर्ली ने जिम को बाहर निकालने के लिए एना को चारे की तरह इस्तेमाल करने का आइडिया दिया, लेकिन चार्ली ने इस प्लान के लिए साफ मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी एना खुद आगे आई और उसने खुद इस प्लान के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई और अपनी जान गंवाए। समय बर्बाद किए बिना सभी लोग तुरंत निकल पड़े। चार्ली को बंदूक चलानी नहीं आती थी, इसलिए उसे कैंप में ही रुकना पड़ा। लेकिन तभी मौसम ने भी करवट बदल ली और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। इसके बावजूद भी एना अकेले जंगल में अंदर की ओर बढ़ती रही, जबकि बाकी लोग आसपास छिपकर उस पर निगरानी रखने लगे। कर्ली पेड़ पर से नजर रख रहा था, जेम्स साइड से कवर संभाले हुए था, जबकि जैक सामने से हमला करने के लिए तैयार था। वहीं गंजे ने पीछे से घेराबंदी कर रखी थी। इस तरह सभी जाल बिछाकर शिकार के सामने आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी आसपास कुछ भी हलचल नहीं हुई। धीरे धीरे एना बेफिक्र हो गई, लेकिन तभी अचानक जिम वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही एना बुरी तरह घबरा गई और तेजी से जाल की तरफ भागने लगी, मगर प्रेग्नेंट होने की वजह से वह जिम से तेज नहीं भाग सकी। ठीक उसी समय जैक बगल से निकल कर आया और उसने जोरदार धक्का मारकर जिम को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन इसी दौरान उसकी पिस्तौल हाथ से छूट गई। जैक जानता था कि अगर जिम एक बार उठ गया तो उसे दोबारा पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने बिना कोई मौका दिए उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जब तक बाकी लोग वहां पहुंचे तब तक जिम पूरी तरह जैक के काबू में आ चुका था। जैसे ही जैक उससे पूछताछ शुरू करने वाला था, तभी जेम्स बीच में आ गया और हीरो बनने के चक्कर में उसने सीधे जिम पर बंदूक तान दी। वह उसे डराकर अपना रौब जमाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने मुड़कर देखा तो पता चला कि गोली किसी और ने नहीं बल्कि चार्ली ने चलाई थी। दरअसल उसने चुपके से जैक की गिरी हुई पिस्तौल उठा ली थी और तुरंत जिम पर गोली चला दी, जिससे जिम वहीं ढेर हो गया और इसी के साथ इस रहस्यमयी टापू के राज तक पहुंचने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। इसके बाद सभी लोग वापस गुफा में लौट आए, जहाँ जैक ने चार्ली से गोली चलाने की वजह पूछी। तब उसने बताया कि वह एना से प्यार करता है, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए जिम को मार डाला। उसकी बात सुनकर जैक को यह सब पागलपन लगा। अगले दिन जैक सीधे कर्ली के पास पहुंचा, क्योंकि वो उस नक्शे को दोबारा देखना चाहता था जो कर्ली को जंगल में मिला था। उसे उम्मीद थी कि शायद उस नक्शे की मदद से इस रहस्यमय टापू का सच पता लगाया जा सकता है। लेकिन तभी मोटे आदमी की नजर एक कागज पर लिखे कुछ अजीब नंबरों पर पड़ी। उन्हें देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि विमान का यहाँ गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि कोई सोची समझी चाल थी। वो उन नंबरों को गौर से देख ही रहा था कि तभी उसे अचानक याद आया कि ये वही नंबर थे जिनकी मदद से उसने सालों पहले 15 करोड़ की लॉटरी जीती थी। ये याद आते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई साधारण नंबर नहीं थे। इन नंबरों से लॉटरी जीतने के बाद उसकी जिंदगी में एक के बाद एक रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गई थी। लॉटरी जीतने के ठीक उसी दिन उसके पिता की अचानक हार्ट फेल होने से मौत हो गई। कुछ समय बाद जब उसने नया बंगला खरीदा तो उसमें अचानक रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब वह पुलिस को कॉल करने वाला था, तब उसके कॉल से पहले ही पुलिस खुद उसकी लोकेशन पर पहुंच गई। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस कंपनी में वह काम करता था, वहाँ उसके सभी करीबी दोस्त एक एक करके मारे जाने लगे। इन घटनाओं से टूटकर जब वो अमेरिका लौटने के लिए प्लेन में बैठा तो वही विमान अचानक इस रहस्यमयी आइलैंड पर क्रैश हो गया। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसी क्रैश में वह अकेला बच गया, जबकि पास वाली सीट पर बैठे सभी लोग मौके पर ही मारे गए। इन सभी घटनाओं से उसे साफ समझ आ गया था कि इन नंबरों का इस रहस्यमयी टापू से कोई गहरा संबंध जरूर है। सच का पता लगाने के लिए मोटा आदमी चुपके से कैंप से निकल गया। वह पूरे टापू के किनारे किनारे घूमता रहा। तभी उसे बिजली की वही केबल दिखाई दी जो कर्ली को वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मिली थी। मोटा उसी केबल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगा और धीरे धीरे जंगल के अंदर घुसता चला गया। कुछ ही दूरी पर उसे एक सूअर पेड़ से लटका हुआ दिखाई दिया। उसे समझ नहीं आया कि इतना बड़ा जानवर इस हालत में यहाँ तक पहुँचा कैसे, लेकिन इसकी परवाह किए बिना जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका पैर एक छिपे हुए जाल पर पड़ गया। ऊपर नजर जाते ही उसने देखा कि कांटों से भरा एक खतरनाक ट्रैप उसकी तरफ झूलता हुआ आ रहा है। खुशकिस्मती से वह किसी तरह उस घातक जाल से बच निकला। फिर पुराना पुल पार करते ही वह जंगल के उस रहस्यमयी हिस्से में पहुंच गया जहां कदम रखने की हिम्मत कोई नहीं करता था। अब उसे महसूस होने लगा कि वो सच के बेहद करीब है, लेकिन तभी अचानक उसके आसपास के पेड़ एक एक करके उखड़ने लगे। उसे समझ आ गया कि शायद वो रहस्यमयी राक्षस यहीं कहीं मौजूद है। खतरे का एहसास होते ही उसका नंबरों का रहस्य जानने का जुनून पल भर में गायब हो गया और वह जान बचाकर कैंप की ओर दौड़ पड़ा। रात होते होते वह किसी तरह कैंप तक वापस पहुंचने में कामयाब हो गया। वहां पहुंचकर उसने सबको अपने साथ हुई पूरी घटना बता दी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन रहस्यमयी नंबरों की वह तलाश कर रहा था, वे गंजे आदमी को मिले उस बंकर पर भी मौजूद थे, जिसके अंदर ही शायद इस टापू का असली सच छिपा हुआ था। अगले दिन गंजे आदमी ने सैम के साथ मिलकर बंकर को तोड़ने का फैसला किया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ऊपर एक छोटा सा हैच था, लेकिन उसमें न तो कोई लॉक था और न ही हैंडल। यह साफ था कि इसे किसी ने जानबूझकर बंद कर रखा था ताकि कोई अंदर न जा सके। लेकिन सवाल यह था कि इस सुनसान द्वीप पर इतनी हाईटेक चीज आखिर आई कहां से। सच जानने के लिए उन्होंने टूटे हुए विमान के हिस्सों से एक हथौड़ा बनाया और दरवाजे पर जोरदार वार कर दिया। अगले ही पल जोरदार धमाके की आवाज आई, लेकिन पूरा जोर लगाने
लगाने के बावजूद वह मजबूत दरवाजा बिल्कुल भी नहीं टूटा। ये देखकर गंजा आदमी गुस्से में दरवाजे को लात मारते हुए गालियां देने लगा। तभी अचानक सैम ने पास आकर उसे नीचे देखने के लिए कहा। जब गंजे ने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर में एक नुकीला मेटल घुसा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गंजे को उस चोट का जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उस रात गंजे ने अपनी हालत को जांचने के लिए सुई को कई बार पैर में चुभोया और फिर आग की लपटों से भी उसे जलाकर देखा, लेकिन फिर भी उसे किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे शक होने लगा कि यह सब उस रहस्यमयी बंकर की वजह से ही हो रहा है, इसलिए उसने किसी भी हालत में बंकर का हैच खोलने की ठान ली। लेकिन तभी अचानक आसमान में एक तेज विमान की आवाज गूंज उठी। दोनों ने ऊपर देखा तो पाया कि एक विमान बेकाबू होकर नीचे गिर रहा था। उन्हें लगा कि शायद ये रेस्क्यू टीम है, लेकिन असल में यह घटना उन्हें एक बड़े रहस्य की तरफ ले जाने वाली थी। दोनों बिना देर किए उस दिशा में बढ़ने लगे। रास्ते में गंजे को अचानक एक क्रॉस पड़ा हुआ मिला। सैम ने सोचा कि यह शायद उनके कैंप के किसी साथी का होगा, लेकिन जैसे ही गंजे ने पेड़ की बेल खींची, ऊपर से अचानक एक सड़ी गली लाश नीचे गिर पड़ी। उसके मुंह में सोने के दांत चढ़े हुए थे, जेब में भारी रकम और 0.42 कैलिबर की पिस्तौल भी मौजूद थी। ऊपर से लाश इतनी सड़ चुकी थी कि उसकी पहचान तक करना नामुमकिन था। आगे बढ़ने पर आखिरकार उन्हें एक बड़े पेड़ पर वही विमान फंसा हुआ दिखाई दिया, लेकिन विमान को गिरे हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, फिर भी वह पूरा का पूरा काई से ढक चुका था। गंजे की टांग में पहले से ही चोट लगी थी, इसलिए सैम अकेले ही प्लेन के पास पहुंच गया। जब वो विमान के अंदर घुसा तो उसे एक एयर नेविगेशन मैप मिला, लेकिन वह उसे ठीक से देख भी नहीं पाया था कि अचानक विमान का पूरा ढांचा जोर जोर से हिलने लगा। विमान पेड़ से गिरने ही वाला था कि उसी झटके में एक सड़ी हुई लाश बाहर आ गिरी। सैम यह देखकर घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अचानक उसकी नजर विमान के वायरलेस सिस्टम पर पड़ी, जो किस्मत से अभी भी काम कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह इस बात से खुश होता, अगले ही पल विमान एक बार फिर जोर जोर से हिलने लगा। विमान के गिरने से पहले गंजा उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन उस समय वायरलेस कनेक्शन जुड़ चुका था। सैम इस मौके को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने गंजे की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अगले ही पल विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह सीधा मुंह के बल जमीन पर आ गिरा। गंजे आदमी ने अपनी टांग की चोट की परवाह किए बिना तुरंत मदद के लिए दौड़ लगा दी। उसने किसी तरह सैम को मलबे के नीचे से बाहर निकाला और बिना एक पल गवाए उसे अपनी पीठ पर उठाकर कैंप की तरफ भागने लगा। करीब आधे घंटे बाद वह सैम को लेकर कैंप तक पहुंच गया। जैक के पूछने पर गंजे ने झूठ बोला कि यह सिर्फ पहाड़ी से गिरने की वजह से हुआ है। इसके बाद जैक तुरंत इलाज में लग गया, लेकिन जब उसने गंजे को मदद के लिए पुकारा तो वह पहले ही वहां से गायब हो चुका था। वह अकेले वापस उसी बंकर के पास लौट आया और जोर जोर से रोने लगा। उसी वक्त अंदर से हल्की रोशनी चमकी, मानो टापू उसे शांत करने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय सैम भी होश में आ गया। उसने जैक को बताया कि उन्हें जंगल के अंदर एक सीक्रेट बंकर मिला है। जैक उससे और कुछ पूछ पाता, उससे पहले ही सैम दोबारा बेहोश हो गया। तभी जैक की नजर सैम की सूजी हुई टांगों पर पड़ी। उन्हें देखकर लग रहा था कि ये चोट पहाड़ी पर से गिरने की नहीं है, लेकिन गंजे ने बताया था कि वह पहाड़ी से गिरा था, इसलिए जैक असली बीमारी पहचान नहीं पाया और गलत इलाज कर बैठा। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही देर बाद सैम की मौत हो गई। किस्मत से अगले दिन ऐना के बच्चे का जन्म भी हो गया। लेकिन हैरानी की बात थी कि गंजा अभी भी कैंप में वापस नहीं आया था। अंतिम संस्कार के दिन ही वह खून से लथपथ हालत में वापस लौटा। उसने बताया कि उसने सभी से जानबूझकर विमान के गिरने की बात छुपाई थी। यह सुनते ही जैक का गुस्सा फूट पड़ा। उसे एहसास हुआ कि अगर वो ये बात पहले बता देता तो आज सैम जिंदा होता। गुस्से में उसने तुरंत गंजे आदमी का गला पकड़ लिया। हालात बिगड़ते देख बाकी लोग बीच में कूद पड़े और किसी तरह दोनों को अलग कर दिया, जिससे बाल बाल गंजे की जान बच गई। जैक को शांत करने के बाद कर्ली पूछताछ के बहाने गंजे आदमी को जंगल के अंदर ले गया। तभी बातचीत के दौरान कर्ली को एक और बड़े सच का पता चला। दरअसल पहले जब कर्ली पहाड़ी पर वायरलेस सिग्नल भेज रहा था, उस समय उसे बेहोश करके डिवाइस तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि गंजा ही था। ये सुनते ही कर्ली का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तुरंत गंजे की तरफ बंदूक तान दी। गंजा घबराकर सफाई देते हुए कहने लगा कि वह सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि रेडियो सिग्नल की वजह से उनकी लोकेशन उजागर हो जाती, और अगर ऐसा होता तो जंगल में घूम रहा वह रहस्यमयी राक्षस सीधे उन तक पहुंच सकता था। उसकी बात सुनकर कर्ली कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन जब कर्ली ने उस रहस्यमयी बंकर के बारे में पूछा तो गंजा अब सच छुपा नहीं सका। वो मजबूर होकर जैक और कर्ली को उस बंकर के पास ले गया। बंकर तक पहुंचते ही जैक हैच खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कर्ली ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अंदर कौन सा खतरा छिपा है और बिना तैयारी के उसे खोलना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए फिलहाल उनके लिए सबसे जरूरी काम इस टापू से निकलना है। अच्छी बात यह थी कि सभी ने मिलकर एक नाव भी तैयार कर ली थी, लेकिन समुद्र में उतरने से ठीक पहले बच्चे को कुछ अजीब दिखाई दिया। सभी ने गौर से देखा तो द्वीप के बीचों बीच अचानक काला धुआं उठता नजर आया। उसी समय एक अनजान औरत जंगल से बाहर निकल आई। उसका नाम लीसा था। उसने बताया कि यह काला धुआं दरअसल हमले का संकेत है। अगर ये एक बार भी दिखाई दे जाए तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, या तो कहीं छुप जाओ या फिर मौत का इंतजार करो। लीसा की बात सुनते ही सभी लोग डर से कांप उठे। जैक तुरंत सबको बचाने का कोई रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन समस्या यह थी कि उनकी टीम में कुल 46 लोग थे। इतने बड़े ग्रुप को जंगल में छिपाना लगभग
नामुमकिन था। ऊपर से किसी को यह भी नहीं पता था कि उनकी तरफ बढ़ रहा दुश्मन आखिर कौन है। सभी लोग घबराए हुए थे कि तभी जैक के दिमाग में एक ख्याल आया। वह तुरंत लिसा को साथ लेकर उस रहस्यमयी बंकर की तरफ निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद लिसा हैच खोलने में उसकी मदद कर सकती है ताकि जरूरत पड़ने पर सभी लोग बंकर में घुसकर अपनी जान बचा लें। लेकिन लिसा ने भी ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता था जहां शायद उन्हें विस्फोटक मिल सकते हैं और अगर वो मिल गए तो उन्हीं की मदद से बंकर का हैच उड़ाया जा सकता है। ये सुनते ही सभी लोग तुरंत वहां निकलने की तैयारी में जुट गए। लेकिन रवाना होने से ठीक पहले नॉरिस नाम का एक आदमी जैक के पास आया। उसने बताया कि वह एक केमिस्ट्री टीचर है और विस्फोटकों में मदद कर सकता है। जैक ने उसकी बात मान ली। इसके बाद 6 लोगों की टीम वहां से रवाना हो गई। काफी देर तक चलते रहने के बाद लिसा अचानक रुक गई। उसने चेतावनी दी कि आगे का इलाका बेहद खतरनाक है। उसने बताया कि उसके पुराने साथी भी इसी जगह मारे गए थे। यह सुनते ही नॉरिस घबराकर वापस भागने लगा। लेकिन जैक ने उसे रोककर विस्फोटकों के बारे में पूछा, पर नॉरिस पर अब डर पूरी तरह हावी हो चुका था। वह बस इतना कहकर वहां से चला गया कि सामान को संभाल कर रखना। गुस्से में होने के बावजूद भी जैक कुछ कर नहीं सका। इसके बाद सभी लोग आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा हो गया। तभी अचानक एक अजीब आवाज गूंजी और सबकी नजरें सामने जा टिकी। दरअसल वह नॉरिस था जो रास्ता भटक कर वापस लौट आया था। उसे देखकर सभी ने राहत की सांस ली ही थी कि अगले ही पल हालात पूरी तरह बदल गए, क्योंकि वह रहस्यमयी राक्षस अचानक वहां प्रकट हो गया। यह देखते ही सभी लोग जान बचाकर भागने लगे, मगर गंजा आदमी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उधर दूसरी तरफ लिसा और बाकी लोग घनी झाड़ियों में जाकर छिप गए, जिससे कुछ ही देर में वह डरावनी आवाज बंद हो गई। अब सिर्फ भारी कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल जीव उनके बेहद करीब घूम रहा हो। कुछ सेकंड बाद वह आवाज भी धीरे धीरे गायब हो गई। सब कुछ शांत होते ही सभी लोग दोबारा एक जगह इकट्ठा हो गए। उधर नॉरिस की सारी बहादुरी भी अब निकल चुकी थी, इसलिए वो वापस लौटने के बजाय मजबूरी में टीम के साथ ही आगे बढ़ने लगा। लंबे सफर के बाद वे सब एक पुराने और सुनसान समुद्री डाकू जहाज के पास पहुंचे, जो खतरनाक विस्फोटकों से भरा हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि समुद्र तट से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये जहाज आखिर जंगल के अंदर कैसे पहुंचा, लिसा के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। रास्ता दिखाने के बाद वह वहीं से वापस लौट गई। इसके बाद गंजा आदमी जैक के साथ अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा देखकर दोनों एक पल के लिए घबरा गए, क्योंकि चारों तरफ जंजीरों और बेड़ियों से बंधे हुए कंकाल पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह कोई गुलामों को ढोने वाला पुराना जहाज हो। इसी बीच जैक ने जहाज के अंदर मौजूद एक कमरे का दरवाजा खोला और वहां उसे विस्फोटकों से भरा एक बक्सा मिल गया। लेकिन जैसे ही वे उसे उठाकर बाहर लाने लगे, तभी नॉरिस दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने तुरंत दोनों को वहीं रुकने को कहा, क्योंकि उसके मुताबिक बक्से के अंदर नाइट्रोग्लिसरीन रखी हुई थी, जो हल्के से झटके में भी फट सकती थी। इसलिए नॉरिस ने उन्हें सही तरीका समझाया। सबसे पहले उसने बेहद सावधानी से विस्फोटक को दोनों तरफ से उठाया, फिर अपनी शर्ट को पानी में भिगोकर उसे पूरी तरह गीला किया। इसके बाद उसने बड़े ध्यान से विस्फोटक को उस गीली शर्ट में लपेट दिया, ताकि गर्मी की वजह से वे फट न जाए। उसकी समझदारी देखकर साफ लग रहा था कि वह सच में काफी स्मार्ट है। वाकई नॉरिस काफी स्मार्ट था। नॉरिस की गलती से सीखकर जैक और गंजे आदमी ने बड़ी सावधानी से सारे जरूरी विस्फोटक अपने बैगों में रख लिए। इसके बाद चारों लोग बंकर की ओर लौटने लगे। रास्ते में अचानक जैक की नजर झाड़ियों के बीच उठते काले धुएं पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, इसलिए उसने तुरंत कैट से पूछा, लेकिन कैट को भी वही चीज दिखाई दे रही थी। खतरा भांपते ही दोनों तेजी से वहां से भागने लगे, मगर तब तक उस रहस्यमयी राक्षस की नजर उन पर पड़ चुकी थी। अगले ही पल कई सारे पेड़ जड़ों समेत उखड़ने लगे। यह नजारा देखकर सभी बुरी तरह घबरा गए और जान बचाकर भागने लगे। लेकिन गंजा आदमी भागने के बजाय खुश होकर सीधे राक्षस की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर जैक उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल वह राक्षस जमीन फाड़कर बाहर निकला और गंजे आदमी को अपने साथ घसीटते हुए नीचे खींचने लगा। लेकिन जैक ने समय रहते गंजे आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर गंजे को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उस राक्षस की ताकत किसी इंसान से कई गुना ज्यादा थी। जैक लाख कोशिशों के बावजूद उसे बाहर नहीं खींच पा रहा था। हालात बिगड़ते देख जैक ने तुरंत कैट से विस्फोटक को गड्ढे में फेंकने को कहा। कुछ ही सेकंड बाद अंदर से जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी और आखिरकार राक्षस ने गंजे आदमी को छोड़ दिया। इसके बाद वह काले धुएं के गुब्बार में बदलकर वहां से गायब हो गया। अजीब बात यह थी कि मौत के मुंह से बच निकलने के बाद भी गंजा खुश नहीं था, बल्कि वह राक्षस को नुकसान पहुंचाने के लिए जैक पर गुस्सा कर रहा था। उधर दूसरी तरफ सबने मिलकर नाव को समुद्र में उतार दिया। लकड़ियों की उस नाव पर माइकल, उसका बेटा वॉल्ट, जेम्स और कोरियाई आदमी सवार थे। वे सभी मदद की तलाश में टापू से निकले थे। जब काफी लंबे सफर के बाद रात हुई, तभी जेम्स की नजर दूर गुजरते एक जहाज पर पड़ी। ये देखकर सभी के अंदर उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्होंने बिना देर किए तुरंत सिग्नल फ्लेयर दाग दिया। लाल फ्लेयर को देखते ही वो जहाज सचमुच उनकी ओर बढ़ने लगा। ये देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि अब वे सब आखिरकार घर लौट पाएंगे।
लेकिन तभी हालात अचानक पूरी तरह बदल गए, क्योंकि जहाज पर मौजूद लोग उनकी मदद करने नहीं आए थे। असल में उनका मकसद नाव पर मौजूद बच्चे को अपने साथ ले जाना था। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि बच्चे को उनके हवाले कर दिया जाए, वरना वे सभी को मार डालेंगे। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा गए। किसी को समझ नहीं आया कि ये लोग कौन हैं और बच्चे को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं। हालात बिगड़ते देख जेम्स ने बच्चे को बचाने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ कमर पर टंगी पिस्तौल की ओर बढ़ाया। अगले ही पल अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। यह देखते ही जेम्स ने बिना देर किए गोली चला दी, लेकिन अंधेरे की वजह से उसका निशाना चूक गया और जवाबी फायरिंग में वह सीधे समुद्र में जा गिरा। ये देखकर कोरियाई आदमी तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा, पर उन्होंने माइकल को भी धक्का देकर समुद्र में फेंक दिया। फिर वे बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। निकलते समय उन्होंने एक बम फेंका, जिससे नाव पूरी तरह तबाह हो गई। समुद्र में तैरता माइकल बस बेबस होकर ये सब देखता रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा उसे दूर ले जाया जा रहा था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सका। उधर दूसरी तरफ जैक के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था कि आखिर गंजा आदमी इतने समय से उस रहस्यमयी राक्षस को लेकर इतना बेचैन क्यों है। आखिरकार उसने सीधे उससे पूछ ही लिया कि क्या वह उस रहस्यमयी चीज को बचाना चाहता है। यह सवाल सुनते ही गंजे आदमी ने आखिरकार सच्चाई बता ही दी। उसका कहा हो था कि प्लेन क्रैश कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि हमारी किस्मत थी। उसके मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता तो हवा में टूट चुके विमान से इतने लोग जिंदा कैसे बच सकते थे। उसने आगे कहा कि सैम की मौत भी यूं ही नहीं हुई थी और टापू पर उठने वाला काला धुआं भी महज एक संयोग नहीं था, बल्कि इन्हीं घटनाओं की वजह से वे उस समुद्री जहाज तक पहुंच पाए थे। उसका मानना था कि ये सारी घटनाएं उन्हें बंकर खोलने की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन जैक को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब उसका ख्यालीपन है। बात न मानते देख गंजे आदमी ने भी बहस नहीं की। इसके बाद चारों लोग हैच के पास पहुंच गए और वहां विस्फोटक लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बम के साथ फ्यूज भी बिछा दिया गया। जब लग रहा था कि अब सब कुछ तैयार हो चुका है, तभी अचानक मोटे आदमी के हाथ से टॉर्च फिसल कर नीचे गिर गई। वह जैसे ही उसे उठाने के लिए झुका, तभी उसकी नजर हैच पर लिखे उन्हीं मिस्टीरियस नंबरों पर पड़ी जो उसने पहले लॉटरी टिकट और उस अजीब कागज पर देखे थे। उन्हें देखते ही उसे एहसास हो गया कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। घबराकर उसने तुरंत गंजे आदमी को हैच खोलने से मना किया, लेकिन गंजे आदमी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने बिना देर किए फ्यूज में आग लगा दी और चिंगारी तेजी से हैच की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर मोटा अपनी जान की परवाह किए बिना फ्यूज को पैरों से बुझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चिंगारी अब विस्फोटक के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। तभी जैक ने खतरा भांप लिया और धमाके से ठीक पहले मोटे को बचा लिया। धमाका इतना भयानक था कि आग की लपटें आसमान तक उठ गईं। कुछ देर बाद जब धुआं धीरे धीरे छठा तो सभी ने देखा कि हैच का दरवाजा पूरी तरह तबाह हो चुका था। इसके बाद जैसे ही जैक और गंजे आदमी ने हैच के अंदर झांका, तब दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक गहरी और रहस्यमयी सुरंग थी, जिसकी सीढ़ियां अंधेरे में नीचे की ओर जाती जा रही थी। और इसी प्लॉट ट्विस्ट के साथ हमारी कहानी का पार्ट 2 यही खत्म हो गया। लेकिन अब जो पार्ट 3 होगा वह इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सुरंग के भीतर से कुछ ऐसी भयानक चीजें सामने आएगी जिन्हें देखकर वहां मौजूद लोगों का दिल दहल उठेगा। अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी आप समझदार हो। ओके बाय।